नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज आप लोग आज क्या चाहते हैं वो बताइए। डॉक्टर जितेंद्र जी, आप कुछ वो चाहते थे, आम व्यवस्था पे चर्चा करना चाहते सर प्रणाम सर। आज भी थोड़ा सा वही अग्निमान्य के बारे में, तो आम के बारे में आपको करना पड़ेगा, आपको उस पे चर्चा करना पड़ेगा क्योंकि मैं किडनी डिजीज पे पूरा नोट्स बनाया हूँ आज। हाँ सर ठीक है, आप पढ़ा लीजिए सर किडनी डिजीज। फिर कब मौका मिलेगा तो आप सर फिर पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं सर, पढ़ाइए सर। ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। सब लोग म्यूट रखिए। पहले ये थोड़ा एनाटॉमी देखते हैं हम लोग। सार किट विभाजन पे थोड़ा मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग किडनी डिजीज पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन सार किट विभाजन और स्वेद और अतिसार ये सब पे हम थोड़ा बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जब हम देखते हैं कि अतिसार का जब हम लोग देखते हैं संप्राप्ति, तो क्या बोला है कि चरक चिकित्सा स्थान 19 चैप्टर में अतिसार में 5वां नंबर का श्लोक में क्या बताया कि सवायु कुपितो अग्ने उपहतो उपहते मूत्र स्वेदो पुरुषाशयम हृत्य नाभ्याम पुरुष द्रवीकृत्य अतिसाराय प्रकल्पते। और क्या बोला है कि आहारस्य रस सारहीनो मल द्रवः शिरभिस्तज्जलम नितस्बस्तो मूत्रत्व मापनीयात्। मतलब ये अतिसार की संप्राप्ति में बता रहा हूं, जो चरक संहिता में बताया गया है कि मूत्र के साथ द्रव किट्ट में स्वेद का समावेश होता है और आगे जाकर मूत्र और स्वेद वेदसायत उत्सर्जन होता है शरीर से, मतलब यूरिन भी निकलता है। और ये जो द्रव किट्ट है, जो आहार रस से जब सार किट्ट विभाजन हुआ है, तो जो द्रव रूप में किट्ट जो है वह मूत्र और स्वेद के रूप में बाहर शरीर से एक्सक्रीट होता है, मतलब बाहर निकलता है। वायु जो कुपित हो गया तो वो अग्नि का हनन करता है अतिसार में, और मूत्र को और स्वेद को पूरी शाशय में लेके आता है। और फिर क्या होता है कि मूत्र और द्रव किट का शोषण नहीं होता है, वह एब्जॉर्ब नहीं होता है। वो क्या होगा, वह पक्वाशय में जाएगा और पुरुष को, जो मतलब स्वेद है और यूरिन है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और पक्वाशय में जाकर पुरुष को द्रवीभूत करेगा। और यहाँ पक्वाशय को पुरुषाशय भी कहा गया है। तो पक्वाशय दो प्रकार का होता है, हमारे ग्रंथों में बताया गया है। टीकाकारों ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि एक पित्त का पक्वाशय, पित्त पक्वाशय, और दूसरा वात का पक्वाशय। इसका वर्णन पक्वाशयगत वात में सुश्रुत संहिता में क्लियरली बताया गया है और चिकित्सा स्थान में बताया गया है, जहाँ पे पक्वाशयगत वात शब्द प्रयोग किया गया है। तो वहां पे पुरुषाशय कहने का मतलब ये है कि जो पक्वाशय है, जो जो बृहदांत्र है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पर पुरुष की पुरुष धरा कला है ना। और वहां पे मूत्र और स्वेद एब्जॉर्ब होने चाहिए, लेकिन वो एब्जॉर्ब ना होते हुए कुपित वायु ने अगर उन दोनों द्रव्यों को, द्रवांश को उधर ही रखा, पक्वाशय में ही रखा, तो विष द्रव्य उत्पन्न हो जाएगा। फिर क्या होगा, ताभ्यम पुरुषम द्रवीकृत्य अतिसारे प्रकल्पते।
मतलब फिर वो क्या होगा कि वह पुरुष को द्रवीकृत कर देगा और अतिसार उत्पन्न कर देगा, और वह द्रवित होते हुए अगर बाहर निकलेगा तो वह हम लिक्विड लूज मोशन ऐसे बोलेंगे, उसको अतिसार बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि प्रकुपित वायु शरीर में गए हुए मूत्र के अंश को, स्वेद के अंश को वापस कोष्ठ में लेके आता है, उसी से पुरुष का द्रवीभूत होता है और अतिसार की निर्मिति संभव हो जाती है ना। तो अग्नि का उपहनन करते हुए मूत्र और स्वेद को पुरुषाशय में लाकर पुरुष को द्रवीभूत करके अतिसार की निर्मिति होती है। तो फिर हमें मूत्र और स्वेद को भी जोड़ना जरूरी है। ये द्रव किट्ट जो हैं वो केवल मूत्र की निर्मिति करते हैं। द्रव किट्ट, किट्ट भाग जो है वो द्रव रूप में जो लिक्विड फॉर्म में है वो मूत्र की निर्मिति करते हैं। ऐसा नहीं है, वो स्वेद की भी निर्मिति करते हैं। अभी आप देखिए कि आहार से निर्माण होने वाला रसादी धातु है, उससे आहार रस बनता है, सार भाग बनता है, और किट्ट से किट्ट का पोषण होता है, किट्ट का वर्धन होता है, और उससे मूत्र और स्वेद का भी वर्धन होता है। तो आहार का जो किट्ट भाग है उससे मूत्र, जो लिक्विड भाग है उससे मूत्र और स्वेद की निर्मिति होती है। और जो बोला है कि आहार रस्य रस सारोहीनो मूल द्रवः शरभी स्वजलम नित बस्तो मूत्रत मापन्यात। मतलब सिराओं में जो पक्वाशय में जल द्रवांश सिरा से लाते हुए बस्ती में लाते हुए जो बस्ती में जमा होता है उसको हम मूत्र कहते हैं, जब वो बस्ती में आता है। तो शरीर में देखा जाए तो पक्वाशय से डायरेक्ट कोई रक्तवाहिनी बस्ती की तरफ नहीं आती है। अगर आती भी होगी तो हम उसको बांध कर रखेंगे तो बस्ती शुष्क हो जाएगी, फिर मूत्र की निर्मिति नहीं होगी अगर वो ड्राई हो गया तो वो जो रक्तवाहिनी हम देखेंगे वो हार्ट में जो एओर्टा है उससे निकलते हुए बस्ती की तरफ आती है, और रक्तवाहिनी बस्ती का पोषण करती है, मूत्र की निर्मिति नहीं करती है, वो केवल फिल्टर करती है, मतलब वो उसको संवहन करती है। फिर हम एनाटॉमिकली थोड़ा सा देखें तो ऐसा बताया है कि अधोगामिनी जो धमनियां हैं, जो मतलब एब्डोमिनल एओर्टा वगैरह जो बताया है, उसमें क्या बताया है कि वो आगे जाके ब्रांचेस होके क्या बोलता है, बोला गया है कि अधोगमास्तु वात मूत्र पुरी शुक्र आर्तर आर्तवादी अधो वहंती। मतलब वो जो अधोगामिनी एब्डोमिनल एओर्टा है ना, उसके ब्रांचेस होते हैं, और वो वात का, मूत्र का, पुरुष का, शुक्र का, आर्तव का वहां पे वहन करता है। फिर एक और शब्द बताया है कि तस्तु पित्ताशयम अभिप्रपन्ना तत्रस्तम एव अन्न पान रसादि पक्वम औचन्य विवंचन्त्यो अभिवहन्त्य शरीरम तर्पयन्ति अपय अर्पयन्ति चोर्ध्वगाम त्रिगाणम च रसस्थानम चाभि पूरयन्ति मूत्र पुरुष स्वेदांश विवेचयन्ति। मतलब ये अन्न का अन्न जो हमने सेवन किया है चतुर्विध अन्न, उसका उष्णता से, अग्नि के हिसाब से जो पित्ताशय है वहां पे रह के अग्नि जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन करती है और शरीर का तर्पण करती है, और फिर वह रस स्थान में जहां जहां जो जो चाहिए वो लाती है, और मूत्र और पुरुष और श्वेत को विवेचन करती है, अलग अलग करती है। और दूसरा एक और बोला है द्वे अन्न वाहिनियां आंत्रशिते तोयो वह द्वे मूत्र बस्ती प्रपन्ने मूत्र द्वे अष्टाम गामिनाम धमनीनाम स्वेदम अपर्पयन्ति। जो अन्न वाहिनी वहां पे जो सिराएं हैं वो आगे जाके क्या करती हैं कि मूत्र बस्ती में जाती हैं, और वो स्वेद को भी अपतर्पित करती है, स्वेद भी बनाती है, जो द्रव किट है उससे बनता है। अब हम वृक्क विकारों पे आते हैं, किडनी डिजीज में। तो किडनी डिजीज स्वतंत्र रूप से होता है और परतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र वृक्क विकार अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रंथों में बोला है मूत्रोकसाद, पित्तज और कफज। फिर वृक्क का राज्यक्षमा बताया है चरक चिकित्सा 11/13 में। ट्यूबरकुलस किडनी, ये स्वतंत्र विकार बताया है किडनी का। फिर बोला है वृक्क विद्रदी, चरक सूत्र 17/10 में सुषुप्त निदान स्थान में बताया कि रीनल एब्सेस होता है, ये एक स्वतंत्र व्याधि बताया। फिर वृक्कार्बुद, ट्यूमर ऑफ द किडनी, ये एक स्वतंत्र विकार बताया। और आगंतुज वृक्क विकार, ऐसा भी एक किडनी का स्पेशल डिजीज बताया। फिर वृक्कगत अश्मरी बताया, यूरिनरी कैलकुलाई। वृक्क शोथ, वह पाक जो हम उष्णवात के रूप में जानते हैं, पाइलाइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस, इसका भी वर्णन हमारे उसमें बताया, या नेफ्राइटिस, वृक्क में शोथ होना, ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। फिर वृक्कामयाम गुल्म, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये भी बताया गया है। वृक्कावसाद, ये रिनल फेलियर, ये भी शब्द बताया है। फिर कोष्ठगत भिन्न वर्ण में पेनिट्रिंग वुंड में बोला है
जहाँ पे वुंड हो रहा है पेनिट्रेट करके, संगो वीण मूत्र मारुताम, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में 26 अध्याय में 32-33 में बोला है कि वीण मूत्र मारुताम संग, मतलब वो रुक जाता है जब पेनिट्रेटिंग वुंड होता है तब। फिर बोला है वृक्क का अभिघात, वृक्क का अभिघात होना, ये भी एक शब्द बोला है। इसी तरह से परतंत्र वृक्क विकार अगर देखें, मतलब कौन सी व्याधियों को होने पे किडनी की बीमारियां होती हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में देखें तो प्रमेह में बोला है कि प्रमेह में आगे जाके किडनी की बीमारियां होती है, मधुमेह में, उदक में जो हम लोग आजकल डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, तो हमारे ग्रंथकारों ने ये चीजों का वर्णन किया है कि प्रमेह जाके मधुमेह करेगा और उदक में करेगा और वो किडनी को डैमेज करेगा, वृक्क विकार उत्पन्न करेगा। फिर हृदयायाम, कार्डियक एनलार्जमेंट जब होता है उसके वजह से परतंत्र रूप से किडनी की डिजीज होती है। फिर आमवत, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें भी आगे किडनी की डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। फिर ज्वर, ज्वर अगर ज्यादा रहा तो वह कंटिन्यू रहा बहुत सालों साल तक रहा, आम रहेगा, तो उससे भी किडनी के डिजीज होते हैं, वृक्क विकार। फिर तुंडी केरी और गले के विकार जो हैं, इंफेक्शियस डिजीजेज ऑफ द थ्रोट, उनके वजह से भी ये होते हैं। फिर राज्यक्षमा अगर होता है तो जहां पे शत होता है, राज्यक्षमा होता है, वहां पे सरक्त मूत्र प्रवृत्ति, हिमैचुरिया बोला है, मतलब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से किडनी डिजीजेस होते हैं, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख है। फिर और फिर उसमें सरक्त मूत्र प्रवृत्ति के साथ सशूल रक्त प्रवृत्ति ऐसे भी बोला है, पेनफुल होती है। फिर पांडु रोग अगर हुआ, खून की कमी हो गई, एनीमिया हो गया, उसके वजह से भी किडनी डिजीज होते हैं, परतंत्र व्याधि बताया किडनी को, किडनी डिजीज को। फिर कुंभ कामला हुआ, सिरोसिस ऑफ लिवर, उसके वजह से भी परतंत्र रूप से कुंभ कामला की वजह से ये किडनी डिजीज होती है। फिर दग्ध मतलब बर्न हो गया, उसके वजह से भी किडनी डिजीज होते हैं। फिर विसूचिका, कॉलरा हो गया, उसकी वजह से भी किडनी डिजीज होते हैं। फिर रक्त पित्त, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो होता है रक्त पित्त, उसके वजह से भी वृक्क विकार होते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथकारों ने बोला है। मतलब रक्त पित्त, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, उसका इफेक्ट होकर किडनी खराब होता है, ऐसा हमारे ग्रंथकारों का मानना है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बताइए, फिर मैं बोलूंगा। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर हैं, आप सर कुछ बोलेंगे? मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बता रहे हैं सर। हाँ, कुछ और बोलना सही चाहेंगे बात। आप? मैं हाँ सर, और देखिए, हाँ मर्म बताइए। है। अभी 3 मर्मों में ये बोला गया है। तो हाँ। मर्म, जब भी मर्माघात होगा तो किडनी हम्म, डिजीज होगी। चाहे वो शिरोव्याधि हो या घात हो। जैसे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो शिरो में हो जाती, चोट लग जाती है, तब भी जो है मूत्राघात हो जाता है, या मूत्र में रिटेंशन हो जाता है, या मूत्र में प्रॉब्लम आ जाती है। हृदय की रोग हो, बीपी, हाइपरटेंशन, तो भी ये आएगा। और कहीं ना कहीं भी किसी भी शरीर में आघात, क्योंकि ये मूत्र क्लेद वाहनम बोला गया है। तो जब भी क्लेद दूषित होगा, मतलब जो शरीर का जो है अंबु वह स्वतः डिस्टर्ब होगा, तो किडनी की डिजीज होगी। अब वो पूरा पूरा एक सिस्टम रिलेटेड है, क्योंकि मल है एक तरीके का। और जब भी मल निकलने में, मतलब अग्नि विकृत होगी तब भी दिक्कत होगी, धात्वाग्नि विकृत होगी तब भी किडनी की डिजीज होगी, क्योंकि ये मल रूपी जो है मूत्र निकल रहा है। तो शरीर का जो संचरण है, जब भी धातुएं और मल सम रूप से होंगे तो विकृति नहीं होगी। और जब भी कोई विकृति होगी किसी जगह पर भी, चाहे दोष में विकृति होगी, मतलब कंप्लीट रूप से अगर एक लाइन में कहें तो अगर दोष में विकृति होगी तब भी मल में विकृत होगा, धातु में विकृति होगी, धातु में विकृत होगी। इवन जैसे जैसे रस दृष्टि हो रही है, तब भी जो है मूत्र की जो है उत्पत्ति में या मूत्र में विकृति आती है। रक्त निकल जाए, रक्त ब्लीडिंग हो जाए, मांस में किसी को चोट लग जाए तब भी यूरिन में प्रॉब्लम आती है। हड्डियों के एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तब भी कई बार यूरिन में, तो वो धातुएं विकृत हो रही हैं। और फिर मल तो है ही है, मल विकृत हो रहा है तब भी जो है इसमें विकृति आ रही है। तो ये तो सर है ही, बहुत सारी चीजें हैं रिलेटेड, पूरा कंप्लीट। सर ठीक है, ओके सर। हाँ, और डॉक्टर शशि मैडम आप कुछ बोलिए प्लीज। शशि मैडम आपका सुनना चाहते हैं सब लोग, या कोई और भी कुछ बोलिए प्लीज। जितेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहेंगे किडनी डिजीज रिलेटेड, आपका कोई विचार?
सर प्रणाम सर। आपने तो बहुत अच्छा बता दिया, अरविंद सर ने भी बताया कि स्वतंत्र रूप में किडनी का डिजीज जो आपने बताया, जो पाइलोनेफ्राइटिस में हो सकता है, नेफ्राइटिस में भी हो सकता है, और वो कभी जो किडनी में जो सूजन आता है वो इन्फ्लामेशन में भी हो सकता है। और वही सब कारण से किडनी में जो अस्थमरी होता है, कैलकुलस में भी वो हो सकता है। और किडनी का ट्यूमर में भी ये स्वतंत्र रूप में ये डिजीज हो सकता है किडनी में। और परतंत्र के रूप में भी जो आपने बताया, कभी डायबिटिक माइलाइटिस हो तो किडनी खराब होने का चांसेस ज्यादा ही आता है। कि जो ट्यूबरक्लोसिस से, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से भी किडनी को हानि पहुंचना और खराब होना का भी बहुत संभावना होता है सर। और इस तरह किडनी का बहुत सारी है जो खराब, और भी जो मिथ्या आहार विहार से भी जो आजकल भी दिखा जाए, जो कितना डिजीज है, जो ऑटो इम्यून डिजीज जैसे जोग्रेन सिंड्रोम्स, और वो जो आपने बोला अभी रिमाटॉइड आर्थराइटिस में भी किडनी चांस फेल्योर होने का चांसेस ज्यादा है। आजकल भी लोग क्या करते हैं, बिना डॉक्टर को पूछे हुए ज्यादा एंटीबायोटिक ले लेते हैं। हमारा एक गांव के पास एक पेशेंट था जिनको कि प्रोस्टेट हुआ था। उन्होंने, डॉक्टर ने उनको ज्यादा सेफ्ट्रियाक्सोन सोडियम का इंजेक्शन दे दिया, और ज्यादा दे दिया तो उनके बाद उनका किडनी फेल्योर, वो उन्होंने बोला कि उनका किडनी श्रिंक हो गया। तो इस तरह जो भी ज्यादा पेन किलर भी लेते हैं उनका किडनी खराब होने का चांसेस सर ज्यादा आता है। मेरा ही ऐसा ही विचार है। और भी सर आगे आप लेक्चर लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है सर। हाँ, मैं 1 मिनट ले रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा शशि मैडम भी कुछ बोल दें। शशि मैडम, आप 2 शब्द तो बोल दीजिए। शशि मैडम है क्या? मुझे दिख नहीं रहा है कि नहीं है। अच्छा, ठीक है। जी सर, गुड इवनिंग सर। मुझे आपका विचार जानना है। सर किडनी डिसीज का तो आपने बहुत अच्छा बताया, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग शास्त्र पढ़ते थे, मतलब जब कॉलेज टाइम में, तो इतना ध्यान नहीं देते थे। लगता था कि पता नहीं क्या लिखा है। और अभी आप बोल रहे हैं कि सुश्रुत निदान में ही है, हालांकि अभी मैं सुश्रुत सूत्र स्थान पढ़ रही हूँ, उसमें ही मुझे बहुत सारी बातें नई पता चली। क्योंकि कई बार जो हमसे बड़े होते हैं पहले कुछ बोल देते हैं तो हम लोग पूरा पूरा विश्वास कर लेते हैं। मतलब वहां पर मेरे को है कि वहां पर भी शास्त्र का अवलोकन करने की सख्त जरूरत है। तो चीज है ही। और मतलब सोचो, सुश्रुत ने सब कुछ के बारे में बोल कर रखा, और वाकई बहुत सही है। सुश्रुत की है चाहे चरक जी की, जिसकी भी जो भी फिलोसफी है, क्योंकि सब सारे आप्त हैं। और जब आप्त हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं बचती है, रियलिटी ये है। क्योंकि जब रज और तम चला गया तो इंसान सच ही बोलेगा। और ये बात सर अब समझ में आती है, पहले नहीं समझ में आता था। और किडनी डिसीज का जैसे अभी भांजा सर भी बोल रहे थे कि, और मेजोरिटी जो भी आए हैं कारण तो आपने बताया है, कारण है भी वही कि जो भी एक्सेस पेन किलर ले रहे हैं, और चाहे एक्सेस मतलब ले रहे हैं ये सब चीजें, और चाहे मतलब जो भी प्रोटीन रिच डाइट। आपका आवाज जा रहा है। चलिए, मैं अभी करता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। अपने सर के नोट से मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग के स्क्रीन पे कुछ दिखेगा। डिबेटिंग का पेशेंट का था हिस्ट्री। ही हाँ, वाज ही इज अर्ली 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड, और रात में 3 3 बार मतलब डिबेटिंग होती है। तो मैंने कहा चलो अभी चंद्रमा वाटी दो, देखते हैं, अगर उससे आराम नहीं है तो फिर दीपन पाचन कराएंगे, अपान की चिकित्सा कराएंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता था कि बच्चों को 1 बार होता था। अगर 3 बार हो रहा है तो फिर कुछ और सोचना भी पड़ेगा साथ में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी डाइट है, लाइफस्टाइल है, या जो लोगों की सोच है, उस सोच से मतलब कई बार उनको गलत चीजें पता है, अभी भी लोगों को सही तरीका जीने खाने का नहीं पता। और यही शायद वजह है कि जो भी, चाहे हमारे त्रिमर में हृदय हो गए, चाहे सिर हो गया, और चाहे बस्ती हो गई, मतलब उसमें हम किडनी वाले डिसीजेस ले लेते हैं, तो सब सारे इफेक्ट हो रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। अब आप सुनिए। क्या है ना कि आयुर्वेद ने वृक्क विकारों की संप्राप्ति बताई है। आप लोग बोलेंगे कहाँ है, लेकिन बताई है। चरक चिकित्सा स्थान 26वां अध्याय देखेंगे, त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय, उसमें 33 नंबर के श्लोक में क्या बताया कि पृथंग मला स्वहे कुपिता निदाने सर्वे अथवा कोपम मुप्यत्य बस्तो मूत्रस्य मार्गम परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयति कृच्छात। मतलब क्या हो गया कि अपने अपने मल,
अपने अपने कारणों से कुपित हुए, जब ये कुपित हुए जो अपने अपने मल हैं, ये एक दो या तीनों मल कुपित हो जाते हैं। एक मल क्या हो गया कि पुरुष, दूसरा मल क्या हो गया पुरुष और मूत्र, तीसरा मल क्या हो गया मूत्र पुरुष और स्वेद। ये तीनों मल अगर कुपित हो जाए, या एक हुआ या दो हो गया, तो जब बस्ती में आते हैं तब मूत्र मार्ग को परिपीड़ित करके मूत्र कृच्छ करते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है। पुरुष का भी अगर कुपित हो गया तो उसका भी इफेक्ट इसमें बस्ती में जाएगा और फिर मूत्र कृच्छता हो सकती है। ठीक है, अभी इसी को जो बस्ती शब्द बोला है उसको हटा के वृक्क डाल दिया, तो ये श्लोक क्या हो जाएगा, एतेर हेतु भी कुपिता दोषा वृक्कयो प्राप्य मूत्रस्य मार्गम यथा परिपीडयन्ति तथा वृक्के वृक्कयोर्वा विकारम उपजायते। ये एक माधव सुत नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बताया है किडनी डिजीज के बारे में। वे बोलते हैं कि मूत्र मार्ग में जब सभी दोष प्रकुपित हो जाते हैं, वृक्कों को प्राप्त हो जाते हैं, किडनी को प्राप्त हो जाते हैं, तो यह मूत्र मार्ग से पूरे वृक्क को परिपीड़ित करते हैं और वृक्क मार्ग और वृक्क को रोग उत्पन्न करते हैं, तब वृक्कों की उत्पत्ति, विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। अब किडनी डिजीज है, इसमें आयुर्वेद के हिसाब से दोष दुष्य और निदान देखेंगे। तो दोष है क्या बताएं अपने ग्रंथों में, अष्टांग संग्रह निदान स्थान 16/23 मैं सारे रेफरेंसेस दे दूंगा, आप लोग देखिए। उसमें बोला है शुक्र दोष प्रमेहाश्च व्यानापान प्रकोपजाहा मूत्र शुक्र प्रदोषार्चो गुद भ्रंशादिकान बहुन। मतलब शुक्र दोष या मूत्र दोष और प्रमेह के वजह से व्यान वायु और अपान वायु का जब प्रकोप हो जाता है, अब व्यान और अपान का मैं कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा, जब इनका प्रकोप हो जाता है तो मूत्र मार्ग और शुक्र मार्ग इन दोनों में प्रकोप होने की वजह से किडनी की वृक्क बीमारियां होती हैं, और अर्श हो गया, गुदभ्रंश हो गया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट आता है। दुष्ट बताए भेषज रत्नावली में, जब हम वृक्क रोग का अधिकार देखते हैं भेषज रत्नावली में, भेषज रत्नावली का 93 नंबर का अध्याय है, उसमें दूसरा नंबर का श्लोक में बताया है कि रक्त की, मेद की और मांस की दुष्टि होती है। विशेषतो वृक्क रोगो रक्तस्य परिवर्तनात् नराणाम जायते देहे विषजम मिति निर्णयः। मतलब रक्त की दृष्टि से या रक्त के परिवर्तन से वृक्क रोग हो जाते हैं। रक्त की दृष्टि साक्षात दिखती है या रक्त का परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रक्त मेद प्रसाद जो वृक्को, लेकिन मांस की भी दृष्टि दिखती है इसमें। इसीलिए जो सीरम क्रिएटिनिन आता है, सीरम क्रिएटिनिन के बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि क्रिएटिनिन जो होता है ना, ये मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होने वाला घटक है, मतलब एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है। और जब भी उसकी निर्मित होती है तो क्रेटिनिन जो होता है वो बही मार्ग द्वारा बाहर निकाला जाता है। क्रेटिनिन जो होता है वो यकृत में तैयार होने वाला एक प्रोटीन है, घटक है, और उसकी वजह से जो लीवर में वो तैयार हो रहा है क्रेटिनिन, वो मांसपेशियों में जो पचन का कार्य जो होता है उसमें वो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है क्रेटिनिन। और फिर उससे जो मल तैयार होता है, वेस्ट जो, एक होता है क्रेटिन, एक होता है क्रेटिनिन। क्रेटिन जो होता है वो लीवर से प्रोड्यूस होके मांसपेशियों का पचन में, मांस की धातु अग्नि पे कार्य होके उसका कार्य करने के लिए वो जरूरी है प्रोटीन। लेकिन क्रेटिनिन जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो शरीर से उत्सर्जित होने वाला घटक द्रव्य है, जो अगर रहा तो शरीर में मलीभूत हो जाएगा। और जब हम बोलते हैं मलिनीकरणात् मलाहा, ये मल की व्याख्या है। और पृथक करणात् मलाहा, मतलब निर्मिति जब मल की होती है, किट की होती है, तो वह मलिन करने वाला है और वह शरीर से निकलने वाला है। तो क्रेटिनिन जो है वो एक तरह से मल रूपी है, और वह एलोपैथी में उसको वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं कि बॉडी से निकल जाना चाहिए। जब हम लोग दोष धातु मल इसका विचार करेंगे तो क्रेटिनिन जो है, क्रेटिनिन वो मूत्र से उत्सर्जित होने वाला मलिन घटक है, जो मांस धातु के पचन मतलब मेटाबॉलिज्म के बाद तैयार होने वाला चीज है। तो ये क्रेटिनिन जो है वो मांस धातु अग्नि मांद्य के कारण मांस धातु का पचन ठीक नहीं होगा। जब धातु अग्नि मांद्य रहेगा, मांस की जो अग्नि है वो रहेगा, तो मांस धातु का पचन नहीं होगा। इसके वजह से क्रेटिनिन की निर्मित अधिक होती है और मूत्र द्वारा उसका उत्सर्जन थोड़ा कम होगा, तो वो बॉडी में नहीं निकल पा रहा है, बॉडी उसको नहीं निकाल पा रही है, तो ब्लड में जाएगा और फिर क्रेटिनिन के वजह से हमें दिखेगा ब्लड रिपोर्ट में कि क्रेटिनिन बढ़ गया है, और उसकी वजह से डायग्नोस होता है कि जीएफआर कम हो रहा है, मतलब फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है और क्रेटिनिन नहीं निकल पा रहा है, और उससे फिर नौशिया और बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। तो
और दूसरा क्या है कि एक श्लोक बताए चरक सूत्र सन 18/49, इसमें बोला है कि उत्साहोश्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समाह समो मोक्षो गति मतम वायो हो कर्म विकारजम। मतलब वायु के कर्म जब बताए हैं तो उसमें बताया कि उत्साह, उश्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति, ये और समो मोक्षो गति मतम, ये सब वायु के कर्म बताए। तो उत्साह किसका कर्म है? तो उदान का। उश्वास किसका कर्म है? तो उदान वायु का। श्वास निश्वास ये किसका कर्म है? तो प्राण वायु का। व्यान ये किसका कर्म है? तो सॉरी चेष्टा धातु, चेष्टा जो है वो किसका है कर्म? तो व्यान का। और धातु गति ही समाह, धातुओं में गति ये किसका कार्य है? तो व्यान का। तो रसाती धातुओं की तरफ गति मतलब पोष्य धातुओं की तरफ जब गति होती है तो उसको कौन करता है? तो व्यान वायु ही कंट्रोल कर रहा है पूरे शरीर में। फिर क्या बोला है चक्रपाणी ने चरक सूत्र सन 18/49 में बोला है कि धातु गति रीति रसादिनाम पोषम धातु प्रतिगमनम गति मतामिति पुरुषादिनाम बलहानि निस्रताम। मतलब व्यान वायु जो है वह मूत्र व धमनी में, धमनी रीनल आर्टरी में रस रक्त का संवहन करता है और उसकी गति करता है। और अपान वायु जो है वो पदार्थों को बाहर निकालने में काम करता है। और यह सब जीएफआर जो रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको ही ये कंट्रोल करता है, व्यान वायु और अपान वायु। तो वह गति क्या है, किस गति से वो कार्य हो रहा है, किस स्पीड से काम होता है। निर्मित के बाद क्रेटिनिन वृक्कों में क्रेटिनिन की गति क्या है और उसके आगे वो बढ़ रहा है कि मल के रूप में संचित हो रहा है ब्लड में, ये सब हम जेएफआर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से हमें पता चलता है। तो यहाँ पे व्यान वायु और अपान वायु इसका बहुत ज्यादा महत्व है। पूरा जो वृक्कों में कार्य हो रहा है, मतलब वृक्क में व्यान वायु रीनल आर्टरी से सब ब्लड को लेके आ रहा है, फिर वहां पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिर फिल्ट्रेशन होने के बाद जो विसर्जन करने का कार्य है वो अपान वायु करता है। तो अगर व्यान वायु अपान वायु से आवृत हो गया तो मूत्र की उत्पत्ति अल्प होगी, और अगर अपान से व्यान वायु आवृत हो गया तो मूत्र की निर्मिति अधिक होगी। तो ग्रंथों में अगर आवरण प्रकरण देखेंगे हम लोग तो व्यान से अपान आवृत होता है तो उदावर्त हो जाता है, ऊर्ध्व की तरफ चला जाता है। अगर वो ऊर्ध्व की तरफ चला गया, व्यान अपान से आवृत हो गया, आवरण प्रकरण देखिए, तो फुफ्फुस में, हृदय में, मस्तिष्क में जाएगा और पूरे शरीर में फैलेगा। और इसके विपरीत व्यान वायु अगर आवृत हो गया अपान से तो अपान वायु प्रबल होगा और बहुमूत्रता प्रवृत्ति होगी। तो व्यान और अपान का प्रकोप जब हो जाता है तो, और वो भी किडनी रिलेटेड वो स्थान में, तब किडनी की बीमारियां शुरू होती है और जीएफआर जो है वह बिगड़ने लगता है। इसी को क्या बताया सुश्रुत निदान स्थान फर्स्ट में 20 नंबर का श्लोक में क्या बताया कि शुक्र दोष प्रमेहास्तु व्यानापान प्रकोप जहा। व्यान वायु जो है रीनल आर्टरी से कहां तक ला रहा है? किडनी तक सारा ब्लड को लेके आ रहा है, वहां पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कौन कर रहा है? व्यान वायु कर रहा है। बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? एक्सक्रीशन का काम कौन कर रहा है? तो अपान वायु कर रहा है। तो ये हमारे आचार्यों को ये चीजें पता था, व्यान और अपान का कार्य। इसी तरह से क्या बोला है, इदानीम उपलक्षणार्थम विकृतवादी कर्म दर्शना शुक्र दोष इत्यादि शुक्रस्य सर्वांग गतत्वात् प्रमेय सर्वगत देहगत रसादि दुष्य प्रभावात व्यानकृतत्वम। मतलब शुक्र भी जो है वो पूरे शरीर में है, लेकिन प्रमेय में क्या होता है कि वो प्रमेय में सभी जो रसादी दुष्य जो है, 10 दुष्य जो है लिक्विड फॉर्म में, वो व्यान जो है वही घुमा रहे सब जगह। और फिर मेढ द्वार से संशित्वाद, मेढ द्वार तक संशय करके रख रहा है। और अपान जो है वो बाहर निकालता है जब अविल मूत्रता बहुमूत्रता होती है। तो दुष्यों में भी मूत्र का समाविष्ट हो गया है। तो इसमें हमने शुक्र के स्थान पर, ये श्लोक में कुछ आचार्यों ने शुक्र के स्थान पे मूत्र दोष करके किया है। तो पता चला कि मूत्र दोष प्रमेहास्तु व्यानापान प्रकोपजा। मूत्र दोष अगर हम कंसिडर करें, शुक्र दोष न छोड़ करके मूत्र दोष पढ़े, तो व्यान और अपान का प्रकोप से ही किडनी फेलियर होता है और जीएफआर जो है वो डिस्टर्ब हुआ रहता है ना। अभी आप लोग इस जो मैंने बताया उससे सहमत है तो कुछ बोलिए। डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो मैंने बोला उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल व्यान और सर, अपान। ये अपान आवृत व्यान जब होगा तो मूत्र की अति प्रवृत्ति होगी और
व्यान आवृत अगर यदि अपान आवृत व्यान होगा, और अगर ये उल्टा होगा, अगर ये व्यान जो है अगर आप अपान को आवृत कर दे, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो है उदावत की स्थिति होती है, ये तो बिल्कुल है ही। और व्यान के लिए बोला गया गति, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, निवेशो, नामिनेश आदि क्रिया। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी कुछ सब्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट आएगा तो व्यान कहा की वजह से ही है। देखिए सुश्रुत में भी आलोचक के बाद जो है मूत्राघात का वर्णन आया है। सुश्रुत में भी आलोचक आलोचक के बाद जो है मूत्राघात या मूत्र अवरोध बोला गया है। कुछ ने मूत्र दुष्टि बोली है। मूत्र दुष्टि किससे? मूत्र, जैसे आपने बोला कि मूत्र शुक्र से हो रहा है, या मूत्र सात जो हो गया है, मतलब स्कैंटी यूरिनेशन हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब भी ये दोष विकृत होते हैं तो कहीं ना कहीं आलोचक की वजह से, मतलब अग्नि का बहुत बड़ा कारण होता है। जो भी आपने पढ़ा कि ये पृथक मला स्वयं कुपिता निदाने सर्वे अथवा कोपनम उपित वस्तु, मतलब बस्ती में जाके ये दोष जो है कुपित हो जा रहे हैं। किसकी वजह से कुपित हो जा रहे हैं? क्योंकि ये दोष कुपित है। मतलब दोष जो है कौन से हैं? वात पित्त कफ जो हम लोग लेके चलते हैं कि अगर वात है तो धीरे धीरे, मतलब डिबलिंग सी यूरिन होती है। और इसमें उन्होंने बोला है बस्ती बस्ती मेड़े स्वल्पम मुहुर मूत्र यति बातात, मतलब बस्ती में, मेड़ में और दर्द होगा, और साथ साथ धीरे धीरे मूत्र निकलेगा। और पित्त में जो है जब भी होता है तो बर्नी निकल के आती है। जब भी हम लोग देखते हैं पीतम सदक्तम सरोजम सदाहम मुहुर मिट्टी, तब पित्तात होगा। तब जब करेगा तब वो पित्त की वजह से होगा। और कफ में है कि बस्ते सलिंगस गुरुत्व शोफो, मतलब गुरुत्वता होगी, शोफ होगा। और सब पिच्छल जो है, जैसे आपका कफज प्रमेह जाते हैं, प्रमेह जाते हैं तो उसमें सब पिच्छ, आबिल मूत्र, आबिल मूत्रता बहुमूत्रता के साथ में पिच्छ आ रहा है उसमें, मतलब अभिसंधि गुण आ रहा है, तो कफज मूत्र की तरफ जाता है। और जब जब पित्त की तरफ जाता है तो सिस्टाइटिस वगैरह या बर्निंग यूरिन या पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह के सिम्टम आते हैं। और वात में तो स्टोन निकल के आता ही है कि जब भी वातज मूत्र कच्छ होगा तो स्टोन निकल के आता है। और जब भी ये जब भी अनुलोमन नहीं होगा, जैसे जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, श्रोतो अवरोध हो रहा है, जैसे बेदर्दी हो रही है, तब भी जो है ये वात और मल का अवरोध हो जाता है। इवन अगर प्राणवाह होते में अगर विद्य के लक्षण आते हैं, तब भी जो है ये दिक्कत आती है। जब भी कोई भी प्राणवाह होते विद्य है तो यूरिन में प्रॉब्लम आती है, रिटेंशन हो जाता है। और यूरिन का प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं दोष, तीनों दोष एक बहुत बड़ा कारण है। और एक आपने बहुत बढ़िया भी बोला कि रक्त में दो कफ के हम लोग प्रसाद बात से बोलते ही थे, लेकिन मांस पिंड तो है ही वो। तो वो मांस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बिल्कुल सही कंसेप्ट है, क्योंकि मांस को हम लोग कहीं नहीं चिकित्सा में उसका, क्योंकि क्रेटिनिन का रोल जो है, क्रेटिनिन का फॉर्मेशन मांस के उपक्षय अपक्षय से ही होता है। तो अगर क्रेटिनिन बढ़ रहा है इसके मतलब मांस अग्नि दृष्टि है, तभी तो ये क्रेटिनिन का इफेक्ट आ रहा है। वो बात अलग है कि वहां पे पाइलोनेफ्रॉन्स बढ़ रहे हैं, उनका साइज बढ़ रहा है, हाइपर प्रोटीनीमिया हो रहा है, माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया हो रहा है, कि मतलब जो स्मॉल अमाउंट, जो स्मॉल साइज के प्रोटीन जो पहले निकलते हैं, जो डायग्नोस्टिक होते हैं हम लोग के लिए, जीआर किडनी पेशेंट के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मांस अग्नि विकृत हो रही है, जो वृक्क भी मांस से बना हुआ है। तो ये सब ये चीजें हैं। और इसी वजह से जो है आचार्यों ने, हम लोगों ने जो है 12 तरीके के मूत्र घात, और जिसमें सप्रेशन ऑफ यूरिन हो रहा है, मूत्र का विबंध अधिक होता है वहां पे। और मूत्र कष्ट में त्याग करने के समय अत्यंत कष्ट होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है जब यूरिन निकालते हैं। और मूत्र का विबंध बहुत कम रहता है, मतलब वहां पे कुछ और उनकी समाप्ति निकल के आती है। उसमें उन्होंने 13 तरीके के मूत्र
कष्ट बोल रहे हैं। तो ये आचार्यों के इवन उन्होंने वहां पे वात का भी बोला है, वात बस्ती के रूप में बोला है, पित्त की वजह से उष्ण वात भी बोला है, बात बहुत ज्यादा कुंडली रूप में होती, बात कुंडलिका भी बोला है, वहां पे उन्होंने ट्यूमर की भी कल्पना की है, मतलब ग्रंथि उन्होंने बोला है कि मूत्र ग्रंथि है, या कोई भी स्ट्रक्चर टाइम का हो जाता है तो उन्होंने विड विघात भी बोला है। अगर कंडीशन में वो नहीं है, एटोनिक कंडीशन ऑफ ब्लडर है, तो बस्ती कुंडल भी बोला है। इस तरीके से उन्होंने आचार्यों ने कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म दृष्टि से, जो आज की डेट में जो मैक्सिमम यूरिन के इन्फेक्शन मिलते हैं या किडनी फेलियर के पेशेंट मिलते हैं, जो हम लोग के इन 12 तरीके के मूत्राघात और 13 तरीके के जो चरक के, जो 13 तरीके के मूत्रकश बोले हैं, उसमें कवर हो जाते हैं सर। राइट सर। जी सर, अभी मैं थोड़ा बताता हूँ फिर आप लोग बोलिए। तो अगर हम दूष्य देखें तो इसमें रक्त धातु, मेद धातु और मांस धातु, इनकी दृष्टि होती है। इसलिए क्या बोले भेषज रत्नावली में कि विशेषतो वृक्क रोगो रक्तस्य परिवर्तनात्, मतलब रक्त की दृष्टि से या रक्त के परिवर्तन से नारायणम जायते देहे विषजम इति निर्णय, मतलब रोगी को किडनी के डिजीज होते हैं, ऐसा भेषज रत्नावली में बोला है। फिर निदान क्या बताया भेषज रत्नावली में, वो भी देखना चाहिए। उन्होंने बोला है कि प्रायण शैतस्य विशेष योगात वृक्क द्वय वृक्क गदो भी जायते, मतलब अगर शीतलता अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये उनका मानना है, तो वृक्क दोनों में ये गद हो जाता है, किडनी डिजीज होती है। और क्या बोल रहे हैं कि शैतस्य विषेद अयोगात, ऐसा बोला है। मसूरी का हो गया, मसूरी कायम विसूची कायम किवाम आम वाते चिरजम ज्वरे अपीवा, मतलब मसूरी का हो गया, सूचिका हो गया, या आम बात हो गया, या चीर ज्वर हो गया, मतलब क्रॉनिक फीवर है बॉडी में, और नेमोसिलाइड और या फिर जो पेन किलर्स या एंटीपायरेटिक दवाइयां, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये कंटिन्यू दिया जा रहा है ज्वर को दबाने के लिए, तो वह भी चिरजम ज्वरे अपीवा इसके वजह से भी होता है। उपद्रवत्वेन ग्रहित जन्मा भव्य असो चेती मतम बुधानम, मतलब उसके उपद्रव रूप में, सूचिका का उपद्रव के रूप में, पुराना ज्वर के उपद्रव रूप में, आमवाद के उपद्रव के रूप में, या फिर मसूरिका के उपद्रव के रूप में ये किडनी की बीमारियां होती हैं, ऐसा हमारे जो भेषज रत्नावली है उसमें बोला है। उसी तरह से जब हम किडनी फेलियर देखते हैं, ये शब्द है वृक्कावसाद। जैसे उरु साध होता है, उरु साध में ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, उरु एरिया जो जंघा एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा साध हो जाता है। अंग साध होता है, जैसे अंग ढीला हो गया, कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, हम सो जाते हैं। इसी तरह से ज्वर आदि जब होता है, बुखार होता है, तो अंग साध होता है। तो ये लक्षण बताएं। वैसे वृक्कावसाद, वृक्क जो है वो काम नहीं कर पाते हैं, वृक्क एक तरह से डिप्रेशन में जाते हैं, जैसे हमारा मनोअवसाद हो गया, वैसे किडनी जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अवयव का अवसाद। डलहन सूत्र सन सूत्र सूत्र सन सूत्र 25/37 में बोला है कि अव्यवस्य स्वकर्मण्य असामर्थ्यम, अपना काम करने में असामर्थ्यता जब होती है तब उसको अवयव का अवसाद बोलते हैं। उसी तरह से वृक्कावसाद जो है उसको बोलेंगे वृक्कस्य स्वकर्मणि असामर्थ्यम, वृक्क जो है अपना कर्म करने में असामर्थ्य होता है, उसको ही हम क्रॉनिक किडनी डिजीज या CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर ऐसे बोलते हैं। या मूत्रोक साध अगर बोले, दलहन सूत्र स्थान अध्याय सूत्र दलहन सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में 58 नंबर का अध्याय में पहला और दूसरा नंबर का श्लोक में मूत्रोक साध बोल रहे हैं। मूत्र अवरोधात संभवात, मतलब वो मूत्र का अवरोध होने से ये मूत्रोक साध नाम की बीमारी हो रही है। तो वृक्कों का कार्य मूत्र निर्मित है क्या, यह प्रश्न उठता है। मॉडर्न साइंस बोलता है कि यूरिन फॉर्मेशन इधर ही हो रहा है, फिल्टर हो रहा है इधर ही हो रहा है, तो प्रश्न उठता है। अब CRF अगर हम देखेंगे तो उसका CRF या CRD क्रॉनिक रीनल डिजीज, या CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज, या क्रॉनिक रीनल फेलियर, ये जब पर्याय शब्द हैं, इसका डेफिनेशन क्या बताया है कि प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ फंक्शन ओवर टाइम बेस्ड ऑन ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द GFR and creatinine clearance, frequently leading to end stage renal disease, ESRD, end stage renal disease हो जाता है। तो GFR क्या है, क्रेटिनिन क्या है, वो वृक्कों का कार्य कैसा हो रहा है, इसका हमें जानकारी जब देखते हैं तो वृक्क में जो सूक्ष्म रसायनी है, जो हम लोग वो बोलते हैं कि पूरा नेफ्रॉन है,
उसमें प्रति मिनट कितना रस रक्त जा रहा है, इसका परीक्षण करना होता है। रसायनी मतलब रसायन्यो रसवाहिन्यो धमन्य सिरा, ये इंदु जी ने जो अष्टांग संग्रह पे टीका लिखी है, उन्होंने बोला है कि रसायनी मतलब यहाँ पे मतलब नेफ्रॉन्स। तो 24 घंटों का मूत्र लिया जाता है और रस रक्त में स्थित जो ब्लड निकाल के चेक होता है, क्रेटिनिन लेवल कितना है वो देखा जाता है। क्रेटिनिन जो है वो यूरिन से निकलने वाला घटक है, लेकिन वो ब्लड में जा रहा है, यूरिन से नहीं निकल रहा। किडनी जो है उनको फिल्टर नहीं कर पा रही है। और ये जो है प्रमाण, जो वेस्ट प्रोडक्ट है क्रेटिनिन, ये पेशेंट का एज, पेशेंट का कुल, पेशेंट की हाइट, पेशेंट का वेट और पेशेंट का जेंडर, मेल है कि फीमेल है, इस पर विचार करके हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना उसका निकलना चाहिए, और मीन वैल्यू निकाले, उससे ज्यादा हो गया तो फिर किडनी फेलियर के तरफ पेशेंट जा रहा है। अब अगर हम ये देखें कि किडनी फेलियर के स्टेजेस होते हैं, जीएफआर अगर 90 से अबव है, 122 125 तो अच्छा है, पेशेंट नॉर्मल है। 90 से कम आने लगा तो फर्स्ट स्टेज है। तो पेशेंट लोग जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जो किडनी की तरफ जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा है, फ्रीक्वेंटली रात में नॉक्टर्नल यूरिनेशन बढ़ गया है, लेकिन उनका जीएफआर जो होता है वो कम होता है, मतलब वो फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यूरिन हो रहा है लेकिन फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। फिर स्टेज 2 है 60 to 89, 90 से कम। फिर स्टेज 3 है 45 से 59%। स्टेज 3 बी है 30 to 44। स्टेज 4 है 15 to 29। और स्टेज 5 है बिलो 15%, ऐसा बताया। तो क्या है, आयुर्वेद की चिकित्सा हो या मॉडर्न की चिकित्सा हो, खासकर आयुर्वेद पे बात करते हैं, तो स्टेज 3 तक हम चिकित्सा देते हैं तो यूरिनेशन बढ़ जाता है। मूत्र विरेचन करण के द्रव्य, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गोगोल, तृण पंचमूल जो भी हम देते हैं, स्टेज 3 तक हम अच्छे से उनको मैनेज कर लेते हैं। स्टेज 4 में तो बहुत ही कम यूरिन होने लगता है, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, उसमें यूरिन भी नहीं होता, फिल्ट्रेशन भी नहीं होता, किडनी स्ट्रंकन होने लगती है, श्रिंक होने लगती है, तो उसमें कोई नहीं बचा सकता। फिर स्टेज 5 में तो पूरा किडनी फेल हो जाता है और उसमें डायलिसिस या रिनल ट्रांसप्लांट यही होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमने किया, हमने ये किडनी ठीक कर दिया, ऐसा गलत क्लेम नहीं करना चाहिए। वहां पे सेल डेथ हो चुका है, जो चीज मर चुका है वो मर चुका है, किडनी स्ट्रंकन हो गई है तो हो गई है। तो स्टेज 5 के बाद कोई नहीं बचा सकता, मतलब 4 5 के बाद कोई नहीं बचा सकता, उसमें रिनल ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है, लेकिन हम उसके साथ में आयुर्वेदिक दवाइयां दे सकते हैं। हम लोग चिकित्सा जो करते हैं स्टेज 3 तक करते हैं, इसको हमेशा याद रखिए। फिर वृक्क रोगों का जो पूर्व रूप भेषज रत्नावली में कहा है, वो क्या बोला है, 93 नंबर का अध्याय में तीसरा नंबर का श्लोक पूर्व रूप बताया कि निद्रा नाशो अग्निमांद्य च शोथो नेत्रे च चास्य पादयोर वृक्क रोगे नाड़ी स्तब्ध वेग मुक्ताथ चोष्णत्वा च रोक्षम रूप पूर्व रूपम प्रतिष्ठम। मतलब नींद नहीं आएगी, अग्नि मान्यता होगा, अक्षिशोथ आंखों के ऊपर स्वेलिंग आएगा, भूख नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगा, पैरों में स्वेलिंग पादशोथ होगा, नाड़ी जो होगा वो स्तब्ध होगा, वेग मुक्तात, वेग भी उसका पता नहीं चलेगा, च उष्णत्व उसमें हीट भी ऐसा फील होगा, और त्वचा नेत्र और केश ये ड्राई लगेगा, रुक्षता बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, केश त्वचा नेत्र। और अरिष्ट सूचक लक्षण में तो बहुत सारे मांग आ जाते हैं, मतलब जैसे हम नॉर्मल एक मांग लगाते हैं ना बाल को कंघी करते टाइम, अरिष्ट सूचक में बहुत सारे मल्टीपल आ जाते हैं। और किडनी डिजीज में जो बाल हैं वो ड्राई हो जाते हैं, त्वचा ड्राई होती है और नेत्र ड्राई होते हैं। इसी तरह से अगर हम वृक्कावसात देखें तो सारी किडनी की बीमारियां जो है अंत में वृक्कावसात की तरफ जाती हैं, और नहीं तो जो भी बीमारियां हो रही है ना क्रॉनिक अवस्था में जाके और वह वृक्कावसात में जाने की संभावना रहती है। ये वृक्क विकारों के लक्षण जो है वो खासकर उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ऐसे बोला है कि छर्दी शोथो वेदना चापी सर्वेंगश्वद्वा शीर्ष शूल ज्वरश्च रक्त हृद्वासा पांडुत्व वर्णत्व मास्य स्वेदा भावस त्वचा रोक्ष्य अग्निमांदे पीड़ा कट्या चौधरे वृक्क देशे नाड़ी नूनम वेग युक्ता भवेच्च मूत्रम शाश्वत बिंदु रूपेण चोष्णम पीड़ा युक्तम वृक्क रोगे स्त्रवे एवं तीव्र लक्षण वृक्क युग में जातुस्य देवाश्मरी युगतो अपि। मतलब कटी पार्श्व और वंक्षण जो है ये वृक्क देश है पूरा, मतलब किडनी का एरिया है, कमर पार्श्व और वंक्षण। तो पेशेंट को जब वृक्क विकार होते हैं तो क्या होगा, छर्दी होगा, नौशिया होगा और उल्टी आएगा, शोथ होगा, किडनी के एरिया में पेन होगा, पूरे बॉडी में पेन होगा, फिर शीर्ष जो हेडेक होगा, ज्वर होगा,
सारी चीजें नहीं आएंगी, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो आएंगी। फिर रक्त भी आएगा, रक्त ह्रास होगा, रक्त की कमी होगी, पांडुत्व होगा, पांडु वर्णतम, हास्य मतलब चेहरा जो है उसमें पांडु वर्णत्व आएगा, स्वेदा भाव, पसीना कम आएगा किडनी डिजीज में, त्वचा रोक्ष्या, त्वचा में रुक्षता आएगी, अग्निमांद्यता होगा, पीड़िया कटिया च उदरे, कमर में पेन होगा, उदर में पेन होगा, वृक्क देश में भी पीड़ा होगी, नाड़ी नूनम वेग युक्ता भवेच, नाड़ी का वेग जो है ना वो बहुत ही नूनम वेग युक्ता, कम उसका पल्स लगेगा। उसी तरह से मूत्रम शाश्वत बिंदु रूपेण, ट्रिपलिंग होगा, एक एक बूंद कम होते जाएगा और धीरे धीरे तो वो बंदी हो जाएगा। पीड़ा युक्तम वृक्क रोगे स्रवेद्वा, बहुत पेनफुल होगा, वहां पे पेन होगा और थोड़ा थोड़ा ही बूंद बूंद यूरिनेशन आएगा, यूरिन भी नहीं बन रहा है ऐसा होगा। तो ऐसे तीव्र लक्षण होगा तो वृक्क युग में दोनों किडनीज में ये हो सकता है। ऐसा बोल रहे हैं कि अश्मरी योग तो अपीवा, अश्मरी में भी ऐसा होता है कि बूंद बूंद आता है, लेकिन वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर हमें ये जो किडनी की बीमारियां हैं इसका पूर्ण रूप अवस्था हमें नहीं मिलता है, डायरेक्ट किडनी डिजीज ही दिखता है कि उल्टी होने लगा, भूख कम होने लगा, पूर्ण रूप नहीं दिखता है क्योंकि अकस्मात उद्गम होता है। कुछ हफ्ते पहले पेशेंट ठीक था, अचानक उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया और उसको ये होने लगा, पूर्ण रूप तक हमें पता ही नहीं चलता है, ऐसा हमें दिखता है। जो एकदम महान वैद्य लोग हैं जिनका अभ्यास है वो लोग बता देंगे कि किडनी डिजीज का पूर्ण रूप है, लेकिन एक्चुअली आजकल के जमाने में पता नहीं चलता है। तो इसमें क्या होता है, मूत्र निर्मित कम होती है, आप महाभूत और तेज महाभूत का उत्सर्जन कम होता है। जो मूत्र है उसका कार्य क्या है कि शरीर में आप तत्व, जो वेस्ट आप है, पानी है, और तेज उसका उत्सर्जन करना है। तो जो शरीर में नहीं चाहिए, जो विवेचित नहीं हुए, वो आप और तेज महाभूत के मतलब निकल जाना चाहिए। अगर वो नहीं हुए तो आप महाभूत और तेज महाभूत के वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। तो अगर जल महाभूत अगर शरीर में बढ़ गया, जो विकृत जल महाभूत है, क्योंकि सबका बैलेंस चाहिए, पांच भौतिक शरीर तो सबका बैलेंस है, अगर जल वृद्धि हो गई तो क्या होगा, कफ वृद्धि, कफ वृद्धि होगा तो क्या होगा, हुरलास होगा, हुरलास पूर्वक छर्दी होगा, आमाशय में अगर उसका इफेक्ट हुआ तो, फुफ्फुसावरण में होगा तो कफ संचय होगा, और लंग्स के नीचे पानी होगा, कफ वृद्धि हो रही है क्योंकि जल महाभूत बढ़ा है, फुफ्फुस में उसका इफेक्ट होगा तो ऊर्ध्व श्वास लगेगा, है ना, यही सब दिखता है। जल महाभूत बढ़ गया है शरीर में, मूत्र नहीं निकाल रहे जल महाभूत को, मूत्र नहीं निकल पा रहे उस तरह से। हृदय में हृदयोपलेप होगा, कफ संचय होगा, मस्तिष्क में जाएगा, उसका इफेक्ट होगा कि हिक्का, भ्रम, मोह, आक्षेप, मूर्छा, संन्यास, जो हम बोलते हैं ना कि किडनी फेलियर वाले पेशेंट कभी कभी मूर्छा में भी जाते हैं। छिन्न श्वास होगा, शोथ होगा, प्रथम पाद शोथ होगा, फिर गुल्फ शोथ होगा, फिर सर्वांग शोथ होगा। त्वचा में अगर जाएगा तो त्वक कंडू होगा, पिड़का होगी, ग्रंथि, अंगमर्द होगा। और तेज महाभूत जो है वो जो बाहर निकल जाना चाहिए, एक्स्ट्रा तेज महाभूत वो नहीं निकल रहा है तो पित्त वृद्धि के लक्षण दिखेंगे, शरीर में पित्त संचय हो रहा है, मूत्र का कलर चेंज होगा, और स्मेल जो पूरा बॉडी का आएगा वो मूत्र गंधी आएगा, हृदय गति का वैषम्यता आएगा, अश्मावृत अश्मावृत इव प्रतीति, मतलब कुछ तो पत्थर रखा हुआ है किडनी के साइड में, ऐसा फील होगा अगर तेज महाभूत बढ़ जाती है तो। अब आप लोग कुछ बोलिए, मैं जो बोला हूँ वो सहमत है आप लोग? डॉक्टर अरविंद सर आप कुछ बोलिए प्लीज सर। डॉक्टर अरविंद सर हैं? नहीं है सर, चले गए शायद, उनके पेशेंट आ गए होंगे। आप प्लीज कुछ बोलिए, शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी, या वीना मैडम, राम कुमार जी कुछ बोलिए प्लीज। आप लोग जो मैं बताया वो आप लोग उससे सहमत हैं? जो मैं बता रहा हूँ, मैं सर के नोट से बता रहा हूँ कि मूत्र का काम क्या है कि शरीर में एक्स्ट्रा आप महाभूत और तेज महाभूत को निकालना है। अगर वो नहीं निकल रहा है, मूत्र कम बन रहा है और शरीर से वो नहीं उत्सर्जित हो रहा है, तो ये कफ के बढ़ने वाले लक्षण और तेज महाभूत के बढ़ने वाले लक्षण आ जाते हैं। कुछ बोलिए डॉक्टर जितेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर बहुत हमने सुना सर, बहुत अच्छा सर लगा, बहुत अच्छा बताया। जो भी बात हमने अब तक भी नहीं जाना था, आयुर्वेद में इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है किडनी के बारे में, तो आज सुन के बहुत अच्छा लगा सर। जो अभी आप बता रहे थे कि मूत्र से जब
तेज महाभूत और आप जो आपका जो बहिर्निगमन ठीक नहीं होगा तो ऐसा ही लक्षण आएगा, जिसको कि हम क्रिएटिनिन को ले सकते हैं, या जो आप जो जो बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाता है, जो एक्स्ट्रा हो जाता है तो किडनी डिजीज में, ये सब सुन के बहुत लगा। और भी आपने बताया जो ब्यानेन रसधातु भी विक्षेपत चित्तकर्मणा जुगपत सर्वत्र जस्रम देह विक्षिप्यते, सदा ब्यान वायु का जो वैषम्य होता है, और वो जो समान वायु का भाई जो वैषम्य से ऐसा भी हो जाता है कभी कभी किडनी का डिजीज। ये सुन के सर बहुत अच्छा लगा। और चरक का जो आपने रेफरेंस दिया है त्रिमर्मीय जो अध्याय में, उसको हम फॉलो करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सर। हाँ, अभी मैं आपके आम का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी उस पे भी लेक्चर लूंगा, लेकिन ये किडनी फेलियर पे बहुत मुझे पूरा दिन लग गया इस पे नोट्स बना के। अभी आप सर लोगों को references सर चाहिए? सर बहुत अच्छा किडनी के बारे में हमने सिर्फ लिखा था। कभी भी आपको और एक दिन मिल जाए तो आम के बारे में भी बता देना, कोई हाँ, बात नहीं सर। अभी अभी किडनी का डिजीज चलता है तो चलते रहे। हाँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। अभी मैं आगे और बताऊंगा इस पे कि हमें फिर चिकित्सा कैसे करना है, कि ब्यान अपान पे क्या काम करना है, फिर हमें जो आप महाभूत है, तेज महाभूत है, उस पे कैसे काम करना है, फिर मेद धातु पे कैसे करना है, मांस पे कैसे करना है, रक्त पे, चिकित्सा का क्या दृष्टिकोण है। ऐसा नहीं कि किडनी फेलियर है तो तिक तक शीर बस्ती दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हमें चिकित्सा को भी समझना है, जितना हम निदान को और संप्राप्ति को समझ रहे हैं, है ना। आप लोग जुड़ते सर रहिए। फिर मैं ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, मैं आदरणीय गुरुजी वैद्य जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ। ये उन्होंने बहुत साल पहले सर मेरा भी सर जमदग्नि सर को इधर से मैं साष्टांग प्रणिपात कर रहा हूँ। सर कितना अच्छा बताया सर आपने, हमारे आगे भी उसे रखा है सर, बहुत सर अच्छा लगा इस टॉपिक को। सर हमारा अभी भी हम सुप्त अवस्था में थे, जी करता है और कुछ जानने के लिए और पढ़ाई करूँ। बहुत अच्छा टॉपिक सर, थैंक यू सर, थैंक तो यू मैं वेरी मच सर। जमदग्नि सर को अपने ग्रुप में डाल दूं, मैं वाले ग्रुप में ऐड कर दूं सर को? हाँ सर को डाल देने से बहुत अच्छा होगा सर, चलिए हम मैं, ऐसा गुरु का सानिध्य पा जाएंगे। हाँ, हाँ, मैं बहुत अच्छा उनको होगा ऐड करके एडमिन भी बना देता हूँ, सर। जमदग्नि ठीक है सर। सर, थैंक यू सर। और सर को पता है मैं ये सब पढ़ाता हूँ ना, सर को पता है। ठीक है, तो बहुत अभी मैंने बहुत सर को बहुत ऐड अच्छा कर दिया है और एडमिन भी बना देता हूँ। सर। हमें भी ऐसा लगता है सर, कितना हमारा जो आचार्यों ने जो कितना जो चरक सुश्रुत सब लिखा है, कितना वो आप्त है। अभी जो शशि मैडम बोल रहे थे, ऐसा लगता है वो कैसे दिव्य दृष्टि से सब जान सकते थे। ऐसा जान के भी बहुत आश्चर्य लगता है सर। जो आप तो उपदेश प्रमाण आपने पढ़ाया था, मैंने सुना था, वैसा आज मुझे ही उनका प्रमाण मिल गया सर। थैंक यू सर। जी, तो मैंने सर को ऐड कर दिया है और सर को मैं एडमिन भी बना देता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, ठीक है, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ क्योंकि 8 बज गया है। कल हम और इस पे और बात करेंगे। ठीक है, फिर और मजा आएगा। ठीक है, ठीक है थैंक यू। सर, थैंक यू प्रणाम सर। सभी लोगों को। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं सभी। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।